सबसे पहले मुझे ये टॉपिक आज कराना है आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। इसको समझना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। देखिए इसको, कुछ चीजें हैं यहाँ पे जिसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। साथ के साथ मैं लिखती जाऊंगी आपके लिए। देखिए, पहली जो चीज है यहाँ पे, ये पूरा जो साइकिल है, तो इसका टोटल डेज अगर आपसे पूछा गया कि मेंशन द टोटल डेज ऑफ द साइकिल, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, वहां पे आपको मेंशन करना है देखिए, टोटल डेज मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। टोटल डेज ऑफ द साइकिल कितना होगा, ये फटाफट रिप्लाई कीजिए उधर से। कितना लिखूं मैं यहाँ पे? 28, 29। हाँ, 28 डेज। देखिए ध्यान दीजिए, इसको ना 29 नहीं लिखना है। एनसीईआरटी बुक में जब आप ध्यान देंगे तो एक चीज इसने मेंशन करके रखा हुआ है, इसने लिखा है 29/1, ठीक है। तो तभी मैं यहाँ पे बच्चों को बोलती हूँ कि आपको यहाँ पे 29 जो है वो नहीं लिखना है। 29 डे का साइकिल नहीं होता, ये साइकिल जब भी होता है 28 डेज का होता है, ठीक। अब दूसरी जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 29/1 क्यों लिखा है। 29/1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि 29th डे ऑफ द साइकिल, 29th day of the cycle marks the beginning of the new menstrual cycle, ठीक है। बात समझ आई मेरी? कि जैसे आप 29 बोल रहे हैं तो 29 बोलने का मतलब है कि वहां से आप ये समझ जाइए कि न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 28/2 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 14 आएगा। आधा उसका क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज आती है मिड ऑफ द, सब क्वेश्चन है अपने आप में। मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज, क्या समझे हम लोग इसको? इसका मतलब हो गया कि 28, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। 28/2 यही इसका हाफ निकलता है। दैट इज, क्या हो गया ये, दैट इज 14-15 डे एवरेज माना जाता है। 14 to 15 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इतने से तो काम चलेगा नहीं। अब देखिए, इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, इस डायग्राम को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो इस डायग्राम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसने रियल में जो साइकिल होता है उस साइकिल को बना के इसने आपको समझाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ भी बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, मतलब हम लोग एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दे के, जो कि बेसिकली आपको एनसीईआरटी बुक ने बताया हुआ है, वैसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट ये ज्यादा बेस्ट तरीका है और इन सबको अलग अलग करके भी मैं आपको लिखना और बनाना सिखाऊंगी कि अलग अलग कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिए, यहाँ से यहाँ पे 1 to 7 है। कई किताबों में लिखा रहता है 1 to 4, कई में लिखा रहता है 1 to 6, कई में लिखा रहता है 1 to 7, बट नॉट एक्सीड देन 7, ठीक है। तो ये जो है आपका फर्स्ट डे कब माना जाए, तो यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन जो है वो बच्चों को आती है, ठीक है। तो जिस दिन भी मेंसेस स्टार्ट होंगे उस डे से हम लोग क्या करते हैं, इसको डे 1 काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ये आपका हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी को आप फॉलो करते हैं तो 1 to 5 लिखा है, बट 1 to 7 चलता है। तो साइकिल के जब नेक्स्ट फेज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, फर्स्ट और
initial phase of menstrual cycle includes day of menses, MENSES, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये इसको आप ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, लिखते हैं 1 to 5, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो 1 to 5 डेज, ये हो गया, ठीक है। लिखा है 7, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है अपनी जगह पे। आगे देखिए, आपको याद होगा मैंने oogenesis बताया था आपको क्या बताया था मैंने, आप लोगों को oogenesis बताया था, ठीक है। तो oogenesis को जब आपने देखना स्टार्ट किया था तो oogenesis में कौन सी चीज देखी थी आपने, वहां पे मैंने वहां आपको सिखाया था कि कैसे आप oogenesis में इस चीज को इजीली समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जैसे oogenesis है, ठीक है। इसको देखिए, चाहे किसी को भी देखिए, देखिए इस oogenesis के फेज में जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको कौन सी चीज सिखाई थी कि ये प्यूबर्टी की एज में जब स्टार्ट होगा तो हम लोग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं वो यहाँ के बाद का पढ़ रहे हैं, इसके पहले का नहीं पढ़ रहे हैं। इसके पहले का और इसके प्रिमिटिव का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट oogenesis आप देखते हैं तो oogenesis रेफर्स टू फीटल लाइफ, यानी कि ये जब स्टार्ट होगा तो फीटल लाइफ से स्टार्ट होगा। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक्सप्लेनेशन को इसको आप लोग समझना स्टार्ट करते हैं तो ये प्यूबर्टी के एज में ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एक दूसरी चीज और एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा, किसी भी फीमेल की लाइफ में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है, उसके लिए भी कोई ना कोई टर्म आता होगा, दैट इज नोन एज मेनार्क। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे MENARCHE, मेनार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल्स लाइफ, किसी फीमेल की लाइफ का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनार्क बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल्स लाइफ क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मेनार्क। क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन में मैं आपको दे दूंगी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ठीक है। दोनों उल्टा है एक दूसरे का। मेनोपॉज जो है ये क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी लाइफ का ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल of a female's life, ठीक है। ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया मेनोपॉज। अब एक और जो कंफ्यूजन बच्चों को स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको देखिए ध्यान से। सिक्रीटरी फेजेस जैसे ही खत्म हो गए, ये सारे क्या है, मतलब सिक्रीशन हो रहा है, रप्चर होने के बाद ये रिलीज हो जाता है। अब ये ग्रोइंग फॉलिकल जो है, अब ये मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये कहाँ होता है, ये बताइए। तो ये स्टेज कहाँ से होगा, जो ये आपको ग्रोइंग फॉलिकल दिखा रहा है, ये रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होगा, यूट्रस में होगा, ओवरी में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, कहाँ होगा, आंसर ओवरी। हाँ, हाँ वेरी गुड, ओवरी में होगा। ये ग्रोइंग फॉलिकल का जो स्टेज है, ये भले ही इसने गोल चक्कर करके बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट ये जो है विद इन ओवरी का ये ग्रोइंग फॉलिकल का स्टेज बता रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला है, क्या बोला है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉलिकल के ग्रो करने का स्टेज इसमें से मार्क कीजिए, उसमें लिखा रहेगा between the phase of menses and ovulation, between the phase of formation of corpus luteum and menses। तो इस तरीके से करके तभी मैंने बोला कि ये बेस्ट डायग्राम है आपको
समझने के लिए इससे आपको बहुत इजीली चीजें समझ आ सकती हैं कि कैसे आप इसको मार्क करके एग्जाम में बना सकते हैं या फिर आप समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दूसरी चीज जो है यहाँ पे आती है, इसमें आपको ये समझना है कि कैसे आप यहाँ पे ये कंप्लीट आपका क्या है, ये जो बता रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसने कहीं से भी एक करके नहीं बताया है, इसने ये बोल के छुट्टी नहीं कर दी अपनी कि हाँ मैं सिर्फ ओवरी के अंदर बता रहा हूँ या फिर सिर्फ किसी और एक इम्पोर्टेंट पार्ट के अंदर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग इसको कैसे समझते हैं कि पहले आपने देखा 1 2 5, ये डे जो आपने यहाँ पे देखा है ये डे कौन से थे, मेंसेस के थे, किसके डेज हैं ये, मेंसेस के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन का टाइम है, इसको देखिए ध्यान से। ये क्या है, ये फेज आपको बता रहा है कि इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है, बट कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन तो तब होगा ना जब यहाँ पे oocyte का क्या मतलब है, ओवम है। oocyte का क्या मतलब है, OVUM, oocyte का मतलब है ओवम। तो ये ओवम जो है ये यहाँ से जब रिलीज हो रहा है, किससे ओवम किससे रिलीज हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल में से। ये किसमें से और निकला किसमें से है, तो ओवरी से बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोगों ने ओवुलेशन बोला। तो इस ओवम के रिलीज होने का जो डे है, देखिए मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ले लिया जाता है इसको 13 14 15 ऐसे, मतलब एवरेज जो हम लोग बोलते हैं ना कि 14 जैसे बीच का है, एक दिन पहले और एक दिन बाद का, 13 14 15 तीनों को हम लोग काउंट कर लेते हैं किसके अंदर, इसको जो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया फेज ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, लेकिन सेकेंड हाफ जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकेंड हाफ का क्या मतलब है, 16 से लेके 28 तक, बात समझ आ रही है मेरी, यानी कि 16 17 18 19 यहाँ से आप जो भी काउंट करना स्टार्ट कीजिए, ये जो सारे डेज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन सारे डेज में आपको कौन सी बात समझनी है, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसी कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में मैंने आपको सिखाया है कि ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट करता है, याद आया, प्रोजेस्टेरॉन। जब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म नहीं होगा तब तक इस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा, याद आया, बात समझ आई मेरी, ठीक है। अब देखिए जो नंबर 2 कंफ्यूजन मैं आपको बता रही हूँ, अब क्या होता है, बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे ये कौन सा फेज है, ये मेंसेस का फेज है, MENSES। बच्चों को लगता है कि इसी को सेक्रेटरी फेज बोला जाता होगा, लगता है ना, सुनने से ऐसा लगता है कि इसको सिक्रीटरी फेज बोला जाता होगा, बट ये सिक्रीटरी फेज नहीं है। देखिए हैरानी की बात ये है, चौंकाने वाली बात ये है कि सिक्रीटरी फेज यहाँ पे है, इसको देखिए, ये जो है यानी कि जैसी ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन सिक्रीटरी फेज इनिशिएट्स, यानी ओवुलेशन जैसी खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा, सिक्रीटरी फेज जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दूंगी, उसके पहले आपको क्या करना है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा, इसको फटाफट बनाइए और क्लास वर्क जो है मुझे सेंड कर दीजिएगा, इसको फटाफट बनाइए, उसके बाद मैं सेक्रेटरी फेज के ऊपर पॉइंट लिख देती हूँ आप लोगों को। एग्जाम में इसको बना के आना है आपको, और अलग अलग करके इसका जो साइकिल है वो कैसे बनेगा वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, इसको बनाइए पहले। मैम ये पूरा, हाँ पूरा, देखिए ऐसे ऐसे बनेगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इतनी आपको ये करनी है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, देखिए ऐसे बनेगा ये। पहले तो अभी तो रफ में बनाने बोल रही हूँ, पहले तो आपको क्या करना है, ये सर्कल आपने पूरा बनाया है, ठीक है, सर्कल पूरा बनाने के बाद आपको ये श्योरिटी देनी है कि हाँ 28 डे आपने बनाया है, तो अभी आपको उतनी डिटेलिंग नहीं करनी है, अभी बस आप ये मार्क कर लीजिए, बीच में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रफ में बन जाएगा, 1 to 7 डेज है, उसमें लिख लीजिए फेज ऑफ मेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है ना। देन फॉलिकुलर ग्रोइंग फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। 13 14 15 ये तो रटा हुआ आपको, इट्स द फेज ऑफ ओवुलेशन एंड इट्स
सिक्रेटरी फेज, ये सब मार्क करना है आपको, ठीक है। सब क्वेश्चन है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? आफ्टर ओवुलेटरी फेज या आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज कब से कब तक है? तो ये है आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मेंसेस एंड बिफोर ओवुलेशन। क्या बोला मैंने? आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मेंसेस एंड बिफोर ओवुलेशन। मैं लिख दूंगी सभी आपको, पहले आप इसको बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। बस मार्क करना है इसको और कुछ नहीं करना है। बाकी अगर आपको ऐसे इतना अच्छा कलरफुल बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी सेफ साइड लेके रख लीजिए, उसको बनाते रहिएगा बच्चों को। हाँ बोलिए। मैम मेरे मुंह फोन में स्क्रीन नहीं दिखा रहा, आप जो बताओगे। बाकी बच्चों को दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। तो एक बार ना ये लीव करके फिर वापस इन होइए तो हो सकता है दिखने लगेगा। चलिए, प्रोलिफरेटिव फेज, ये सब क्वेश्चन है, ढूंढिएगा मिल जाएगा आपको। मेंसेस वाला मैंने लिख ही दिया है, प्रोलिफरेटिव फेज में लिख देती हूँ। प्रोलिफरेटिव फेज अब हो गया आपका प्रोलिफरेटिव फेज, ये हो गया आपका। कब से कब लिखना है इसको? इसको लिखना है आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मेंसेस एंड बिफोर ओवुलेशन। कोई दिक्कत इसमें किसी को? जो दिख रहा है मैंने वही लिखा है, मैं बार बार हर क्लास में वही रिपीट करती हूँ, आपको रटने पे नहीं चलना है। ये देखिए, आपको जो दिख रहा है मैंने वही लिखा है, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मेंसेस एंड बिफोर ओवुलेशन। ये देखिए, फिर वहां पे क्या हो गया, ये अपना मैच्योरेशन जो है वो ये हो गया। प्रोलिफरेटिव फेज मैच्योर होगा तभी तो ओवुलेशन होगा ना। तो प्रोलिफरेटिव फेज जो है यहाँ पे मैच्योर हुआ। ग्राफिन फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल जो लिख रहा है 1 2 3 4 5 करके चलेगा। एनसीईआरटी किताब में आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है उसमें आपको दिखिएगा ये, ठीक है। अभी ये तो बस इंट्रोडक्शन, अभी मैं ग्राफ आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और लास्ट का कितना इजी है। ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज दोनों इसी का नाम है, इसी को ही ल्यूटियल फेज बोलते हैं, इसी को ही सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन क्या हो जाएगा? सिक्रेटरी फेज हो जाएगा। सिक्रेटरी फेज लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिए फिर सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज लिख लीजिए। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? द फेज ऑफ formation of corpus luteum, और यही वो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम secretes प्रोजेस्टेरॉन, और यही वो प्रोजेस्टेरॉन है जो कहलाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, यही कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए, अब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाना सिखाती हूँ। उसका ग्राफ एग्जाम में कैसे बनेगा, सारे बच्चे जैसे बनाते हैं वैसे आपको नहीं बनाना है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आपको इसको एग्जाम में कैसे बनाना है। किसी को भी उठाइए, एक ही है। एनसीईआरटी में बस ये ऊपर नीचे कर दिया गया है, यही है, इससे थोड़ा भी फर्क नहीं है, यही एनसीईआरटी का ही है, समझिए। बस इसमें ओवेरियन साइकिल वाला जो फेज है उसको ऊपर कर दिया गया है।
देखिए, पहली चीज, ट्रिक नंबर 1 जो आप लोगों को करना है एग्जाम में, वो ये करना है, ये उतना क्लियर नहीं है दूसरा निकाल। ये सेम आपके एनसीईआरटी का ही है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ये ठीक है। देखिए, आपको एग्जाम में क्या करना है इसके लिए कि आप इसको अलग अलग करके बनाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये अलग अलग करके कैसे बनेगा, कैसे पॉसिबल है कि हम लोग इसको अलग अलग करके बना सकते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फेजेस आपको दिए हैं, ओवेरियन साइकिल भी है, बॉडी टेम्परेचर नया डला है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, मैं समझाती हूँ इसको आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 ऊपर वाला ओवेरियन साइकिल, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स और यूटेराइन साइकिल, बाकी सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए, ओवुलेशन, इस ग्राफ को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक 0 से लेके 28 यहाँ पे है आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पे नीचे 29/1 लिखा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, 29th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल, लिख दिया है मैंने फर्स्ट लाइन में। ठीक है, और ये देखिए फॉलिकुलर डेवलपमेंट का जो फेज है, वहां पे नीचे इसने लिख दिया फॉलिकुलर फेज, उसके बाद लिखा 14 डेज के बाद ल्यूटियल फेज, जो मैंने बोला कि प्रोलिफरेटिव फेज को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब देखिए ओवेरियन साइकिल में ओवुलेशन के पहले आपको क्या करना है, ग्राफियन फॉलिकल को ग्रो करता हुआ बना देना है। ये देखिए, ये ग्रो कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इसको देखिए, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर वाला, और एक इसको देखिए, जो मैं आपको बार बार डे 1 से बोलती आ रही हूँ कि ये सारी चीजें आपको तब समझ आ जाएंगी जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको ग्राफ समझाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो उसके ग्राफ में एक चीज जो आपने अभी नोटिस की होगी वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि एक चीज देखिए, ये फॉलिकल जो ग्रो कर रहा है ये हो गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए साइज इंक्रीज हुआ, इसका और साइज इंक्रीज हुआ, इसका और साइज इंक्रीज हुआ, और इसमें से यहाँ पे ये प्रिपरेशन करता है या तैयारी करता है यहाँ से रिलीज होने की। ये देखिए, यहाँ से फिर ये क्या होगा, ये बाहर रिलीज होगा, ये दिख रहा है। अब यही जो श्रिंक वाला स्ट्रक्चर है, जैसी सेकेंडरी oocyte, मतलब ये दिख नहीं रहा इस कलर से, जैसे ये सेकेंडरी oocyte दिस वन, ये जो यहाँ से निकला बाहर, ये बाहर निकला यहाँ से। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेना है, आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लिया आपने, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले ग्राफ में आपने क्या किया है, पहले इस छोटे वाले को बनाया, फिर आपने उससे भी ज्यादा ग्रो करने वाले को बनाया, फिर आपने उससे बिगर साइज वाले को बनाया, फिर आपने उससे भी बिगर साइज वाले को बनाया, और जैसी ही लाइन जो आपने बीच में डाली थी 14th-15th डे जो था, वहां पे क्या हो गया, ये वहां से बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ आ रही है। तो सेम इसने क्या किया है, यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए, अब इसको देखिए, ये ऊपर वाला जो है, मैंने आपको बोला था कि जब आप इस oogenesis का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपको बात समझ आ जाएगी कि इसी चीज को, ये जो साइकिल चल रहा है, यहाँ से गया 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 गया, ये कौन सा डे है, ये दिस वन, 14th-15th डे, याद आया। ठीक है, इसी को स्ट्रेट लाइन में करके बना दिया है उसने, और 15th डे के बाद क्या करना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर क्या बनाना है, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम बनाना है, मतलब यही कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे करके रिग्रेस हो जाता है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, बात समझ आई मेरी, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, वही आपको यहाँ पे ग्राफ में
ये यही चीज बता रहा है कि ये जो है यहाँ पे रिलीज हुआ है। बॉडी टेम्परेचर देखिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, पता है हर बच्चे को, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला जाता है कि जिस टाइम में यहाँ से ओवुलेशन होना है, ये मिड लाइन है, ठीक है, तब से इस ओवुलेशन के फेज से लेके, ये जो यहाँ पे कौन सा फेज दिख रहा है, ओवुलेशन का फेज दिख रहा है, कौन सा फेज दिख रहा है, ये ओवुलेशन का जो फेज दिख रहा है, ठीक है। तो इस ओवुलेशन के फेज से लेके और नया जब तक साइकिल स्टार्ट नहीं होता, ये देखिए ना 28 यहाँ पे ये फिनिश होता हुआ इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो जब तक ये फिनिश नहीं होता तब तक थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर जो है ये देखिए राइज किया हुआ है। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होना चाहिए था, ये टेम्परेचर को क्या किया हुआ है, थोड़ा सा इसने राइज करके रखा हुआ है। बॉडी जो है वो नॉर्मल से थोड़ा वार्मर होता है, इसको आप बना सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला टेम्परेचर वाला जो पोर्शन और पार्ट है ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ओवेरियन साइकिल समझ आया, इसको बना सकते हैं हर कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, जब मैंने आपको पिट्यूटरी हार्मोन्स के नाम लिखने को बोले थे। पहला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहला हार्मोन क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग एलएचबी बोलते हैं। और दूसरा हार्मोन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एफएसएच बोलते हैं। Both these two anterior pituitary hormones are responsible for triggering the ovulation। ये दोनों मिलके आप देखिए ना, ये चल रहा है, इधर से गया 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 गया, यहाँ पीक आ गया, यहाँ क्या आ गया, इसको एलएच सर्ज बोला जाता है। देखिए एनसीईआरटी में ध्यान से इसके लिए, अच्छा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एलएच, एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको समझ आ जाएगी। एलएच सर्ज लिखी है मैंने इसको यहाँ पर, ठीक है। आप भी मार्क कीजिएगा इसको, जब बनाइएगा अपनी एनसीईआरटी किताब में, देखिए पीक है, जहाँ पे एलएच का पीक है पेंसिल से लिखिए फटाफट, एलएच सर्ज वहां पे लिख लीजिए, वहां पे आपको लिखना है एलएच सर्ज, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मान लीजिए कि अमेजन या फ्लिपकार्ट वाले ने सेल लगाया, ठीक है, बोला कि आज रात के 12 बजे से सारी चीजें 50-60% डिस्काउंट होंगे। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, सारे लोग मोबाइल लेके ओपन करके बैठ गए कि हम लोग क्या करेंगे, इस पर शॉपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको ना वहां पे लिखा आता है, जब वो काम नहीं करेगा ना तो लिखता है, उस पे लिखा हुआ आएगा, वी आर फेसिंग अ वास्ट सर्ज ऑन आवर वेबसाइट, सो प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यानी सर्ज मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल उफान पे होता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, जिस पीक पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग एलएच सर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलएच सर्ज में क्या है कि बहुत ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये रिलीज होता है, जिसको हम लोग एलएच सर्ज, बोर्ड एग्जाम में देखिएगा पूरा जो सैंपल पेपर है वो छपा पड़ा रहता है, नीट में तो खैर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो एलएच सर्ज जो है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एलएच सर्ज समझ आया आप लोगों को? एलएच सर्ज समझ आया? यस मैम। हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रैपिड सिक्रीशन का फेज है ये, ठीक है। यानी जिस टाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अपने मैक्सिमम लेवल के सिक्रीशन पे होता है, इस टाइम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या होता है, अपने मैक्सिमम सिक्रीशन लेवल पे होता है, ठीक है। तो बोथ एंड टू इम्पोर्टेंट एंड, हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ? यहाँ पे मैं मार्क कर, आवाज मुझे बहुत कट कट के आ रही है, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक साफ? यस मैम। आज पता नहीं कुछ एरर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मतलब नेटवर्क इश्यूज है, वो तो चल ही नहीं रहा था, वो तो इतना चल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक मैम है। आई थिंक बैड वेदर की वजह से हो रहा है, हवा हाँ बहुत चल रही थी। नेटवर्क एरर है, नेटवर्क एरर है, हाँ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, टू इम्पोर्टेंट anterior pituitary hormones, two important pituitary hormones, two important
ऐसा लगता है कि ये ओवेरियन हार्मोन है, बच्चे ओवरी में टिक करके आ जाते हैं, बट ये पिट्यूटरी हार्मोन्स है। 2 इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से हैं ये है आपका LH। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का क्या मतलब है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH की विद इन ब्रैकेट डाल लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोजेस इट्स पीक, कब पीक शो करता है? पोजेस इट्स पीक ड्यूरिंग द फेज ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, हो गया, ये वाली लाइन भी हो गई होगी। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी हार्मोन्स है, मतलब एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अपना पीक कब शो करते हैं, कब दिखाते हैं? जब ओवुलेशन का फेज होता है तभी इनका पीक जो है वो भी देखने को मिलता है, और इनका पीक भी जो है वो नजर आता है। ठीक है, LH सर्च क्या है? तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्यूरिंग द फेज ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद LH सर्च समझ आया आप लोगों को? इसके बाद हम लोग चलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स की तरफ। कहाँ चलते हैं? ये ओवेरियन हार्मोन्स की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है यहाँ पे, नॉट ओवेरियन। इसमें बच्चे सोचते हैं कि अच्छा इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत बड़ा रोल है तो ओवरी में टिक करके आ जाते हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का जो पीक, तो यहाँ पीक तो नहीं बोल सकते, बट इसने क्या किया है यहाँ पे थोड़ा सा अपना लेवल मेंटेन करके। और प्रोजेस्टेरोन कभी भी 14-15 डे के पहले हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है बताया था मैंने आपको, याद आया? प्रोजेस्टेरोन जो है, हाँ, प्रोजेस्टेरोन जब भी आपको ये सिक्रीट होता हुआ दिखेगा, जब कभी भी, ऑलवेज आफ्टर द फेज ऑफ ओवुलेशन, क्योंकि जब ओवुलेशन होगा तभी ये कॉर्पस ल्यूटियम होगा, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। आज भी लिखा है मैंने, और ये बातें आपकी समझी हुई भी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे इसका पहले मैं समझा दूं कि ऐसे ऐसे कैसे होता है। प्रोजेस्टेरोन तो आपका समझा हुआ है, रीजन ये है कि बेचारा कॉर्पस ल्यूटियम इस मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले बनेगा ही नहीं, तो सिक्रीट कहाँ से होगा? और ये एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्राडायोल जिसको लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, पहले तो ये बिल्कुल पीक पे गया, समझिएगा ध्यान से, ओवुलेशन को कराने के लिए। भाई ओवुलेशन कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद ओवम को रिलीज होना है, और आप तो एनर्जी देने जान ही रहे इसको, तो यहाँ पे इसको प्रेस करने का काम, पुश करने का काम, ट्रिगर करने का काम, स्टिमुलेट करने का काम, पिन मारने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। तो एक बार देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, इसके लेवल को राइज किया है। ये जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है ना, ये एनसीईआरटी से इसमें अच्छा बना हुआ है, ये बिल्कुल सही। उसमें एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है, ऐसे बनाया इसको, ऐसे फिर ऐसे करके पीक लेके यहाँ पे चला गया, डॉटेड लाइन जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो ये बेचारा थोड़ा सा फिर अपना आराम से रेस्टिंग फेज में चला जाता, फिर अब बैठा तो रहेगा नहीं, इसको थोड़ा धीरे धीरे काम तो करना ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या करता है अपना यहाँ पे, ये देखिए हल्का सा राइज स्टार्ट करता है। क्यों, क्या रीजन है इसका? भाई नया जो साइकिल यहाँ से स्टार्ट होना है, तो नए साइकिल को स्टार्ट करने के लिए भी तो इसको काम करना है यहाँ से। ठीक है, सबसे इजी है ये यूटेराइन साइकिल। इसकी जगह पे आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखा जाता है, ये वाला नीचे वाले की मैं बात कर रही हूँ, इसको लिखा जाता है यूटेराइन, इसको लिख लीजिए यूटेराइन वॉल इवेंट्स। अच्छा, ये किसका लेवल है, किस पे होगा? ये एंडोमेट्रियम पे, मायोमेट्रियम पे, पेरीमेट्रियम पे, किस पे होगा?
एंडोमेट्रियम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये एंडोमेट्रियम पे होगा, कॉमन सेंस है। तो आप लोग इसको यूटेराइन वॉल इवेंट्स भी लिख सकते हैं। यूटेराइन साइकिल थोड़ा सही नहीं लग रहा है, यूटेराइन वॉल इवेंट्स लिखिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आंख बंद करके बनाना है। मतलब इसको ऐसा नहीं कि देख के आप इसमें मास्टरी कर रहे हैं और देख के ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपना कॉमन सेंस लगाइए। इधर देखिए क्या है ये, एक और मुझे सारा इसको क्लियर करने दीजिए। देखिए इसको जब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं तो इसको देखिए, ये ओवुलेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये फेज क्या है, ओवुलेशन का फेज है। ठीक है, और ये जो ओवुलेशन का फेज है, तो इस ओवुलेशन वाले फेज को ऐसे नीचे देखते हुए आइए, यहाँ पे इधर देखिए। मैंने आपको सिखाया था कि जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, कहानी सुनिए, समझिए इसको। जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, इसके रिलीज होने के बाद ये रप्चर होके क्या करता है, एंडोमेट्रियम के वॉल की थिकनेस बढ़ाता है। लाइन याद हो गई मेरी, क्या बोला मैंने, ये ओवुलेशन हुआ, ये तब होगा ना, ये तो तब होता है जब पता चला कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या किया, अब इसका क्या काम है, बैठे बैठे ये जाएगा और एंडोमेट्रियम की वॉल की लाइनिंग को, थिकनेस को बढ़ा देगा। अगर हम इसको थिकनेस में काउंट करें, अगर हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक हम इसका थिकनेस मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए थिकनेस कम है, सबसे कम है। यहाँ पे थिकनेस सबसे कम क्यों, अभी अभी तो ये मेंसेस खत्म हुआ ना, ये फ्लो वाला जो फेज था, ये देखिए जो यहाँ पे मेंसेस चल रहे थे, जो ये खत्म हुआ है, इसके खत्म होने के बाद बेचारा क्या है, थिन है, पतला है। फिर आपको इसको मेंटेन करते हुए यहाँ तक लेके चलना है, यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। और जैसे ही ओवम आया, रप्चर हुआ, फिर ये जाके चिपक गया यूट्रस की वॉल से। अब याद हुआ क्या बोला मैंने, फिर ये कहाँ चिपक गया, जाके यूट्रस की वॉल से जाके चिपक गया। क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे 28वां है, और यहाँ पे देखिए आपकी एनसीईआरटी ने इस लाइन में लिखा है 29/1। तो 29/1 इसने लिखा है क्योंकि अब यहाँ से फिर न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और न्यू साइकिल के स्टार्ट होने के बाद फिर यहाँ से ये मेंसेस जो है ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़े टूटे हुए टिश्यूज होते हैं, फ्लूइडी फॉर्म में होता है, ये पता ही है। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं आपको बताऊंगी आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। देखिए मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जो मैं बोलने जा रही हूँ। अगर आप इतना बड़ा ग्राफ बनाते हैं, अगर आप इस ग्राफ को लेके चलते हैं एग्जाम में कि मुझे क्या करना है, एग्जाम में ग्राफ बनाना है, तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है। अलाइनमेंट मतलब कि ओवुलेशन बनाना है, उसी लाइन में खींच के इनको यहाँ पे LH सर्ज भी बनाना है, इसको भी दिखाना है, फिर FSH का पीक भी दिखाना है। लेकिन श्योर शॉर्ट नंबर लेने के लिए सबसे अच्छा मैं तरीका इस बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाइए। मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, पहले आप इसको बना लीजिए। चुपचाप क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसने थोड़ा इधर खिसका के लिख दिया ना, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए यहाँ पे शो कर रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, ओवुलेशन दिखाया, इसके पहले ग्रोइंग फॉलिकल दिखा दीजिए, फिर आपको कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर होता हुआ दिखाना है। इसके नीचे में 2 लाइन्स लिखे जाते हैं, 2 क्या 4 लाइन लिखते हैं बच्चे इसके नीचे। ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल day 14-15 marks the phase of ovulation, while before the day of ovulation growing follicle phase is observable। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आफ्टर ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन फेज कॉर्पस ल्यूटियम is formed. How corpus luteum is formed? Corpus luteum is formed after release of ovum। जब ये ओवम यहाँ से बाहर रिलीज हो गया है तो क्या हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये बना है यहाँ से। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो यही चीज जो है आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, बॉडी टेम्परेचर वाला आप नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको। ठीक है, हालांकि बना भी सकते हैं, आसान है, 0 लेवल का है क्या, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आपको आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स दोनों का मिलता जुलता पीक बना देना है। ओवेरियन प्रोजेस्टेरोन तो सबसे इजी है, बेचारा यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में रहेगा और फिर ये बाद में अपने यहाँ पे क्या करता है, इसीलिए पीक को शो करेगा, बाद में
फिर क्वेश्चन आता है बाद में डाउन क्यों हो जाएगा बेचारा, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, रिग्रेसिंग मतलब क्या होता है, जो धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेचारा खुद ही रिग्रेस हो रहा है तो बनाएगा क्या, है ना। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, तो यहाँ पे पीक गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कॉर्पस एल्बिकन्स जो है, यहाँ मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। आवाज जा रही है मेरी बाकी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आवाज जा रहा है, चला गया था बीच में, लाइट कट हो गया था, तो मैम ल्यूटियल अच्छा, फेज हाँ वो समझ में लाइट नहीं कट आया। होने के बाद जाती है। अब जा रही है आवाज मेरी, दिख रहा है अब? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ। तो ये रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेचारा क्या बनाएगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। ये इजिली यहाँ पे ऐसे डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को आपको क्या करना है, आपके पास दो चॉइस है। फर्स्ट ये है कि आप ऐसा एज इट इज कॉपी कीजिए, बारी बारी से लिखिए, लेकिन सबसे अच्छा जो मैंने देखा है बच्चों को लिखते हुए, पहले आप ओवेरियन साइकिल का बना लीजिए, 2 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए, फिर आप एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स बना दीजिए। और कितनी अच्छी बात है, देखिए ना, इसमें आपको फिर क्या करना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का आपने पॉइंट 1 दिया, इसके बारे में लिखा आपने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन acquires its peak during the phase of ovulation। एक लाइन खत्म, क्या गलत है, कुछ नहीं कटेगा इसमें। FSH that is follicle stimulating hormone acquires its peak during the phase of ovulation, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाले में LH सर्ज का पॉइंट डाल दीजिएगा, किसका, LH SURGE, यहाँ पे LH सर्ज जरूर मस्ट है, 2000% कंफर्म हो कि आपको लिखना है LH सर्ज। कुछ ऐसी चीजें आप बच्चा लिख रहा है, गया ग्राफ बनाया बहुत मजे से, ठीक है, आपने इन दोनों का नाम ही नहीं लिखा तो नंबर थोड़ी मिलेगा आपको, नहीं लिखते रहिए पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। फिर यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन है, बिल्कुल सही बना हुआ है, ये बहुत अच्छा है। इसका जो पीक है ये ठीक आपको पहले दिखाना है, किसके, ओवुलेशन के स्टार्ट होने के पहले, और फिर ये हल्का सा राइज शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करके आपको इसको बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। और सबसे आसान तो ये है, ओवुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ओवुलेशन वाले फेज के पास इसके पहले तक, क्योंकि यहाँ तो मेंसेस हुए, इसके बाद इस बेचारे की थिकनेस जो है वो कम हो गई, यहाँ पे थिकनेस क्या देखिए कम है यहाँ पे, है ना। और ओवुलेशन के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे थिकनेस ऐसे 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 ही बनाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ के आप मार्क्स स्टडी करते रहेंगे। और ये टिश्यूज का लेवल है, तो ऐसे ऐसे आप एनसीईआरटी में देखिए, इस तरीके से करके ड्रॉ किया हुआ है ये, ठीक है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जैसे ये फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है, तो इन सब पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वाई द पीक ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में दिया था, मैंने बोला भी था कि बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपसे मैंने पूछा था कि वाई द पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यूरिंग द, कौन से फेज में, ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, ऐसा भी बोला जा सकता है, या ल्यूटियल फेज दे तब तो कहानी खत्म हो जाएगी, आफ्टर 14 डेज ऐसे करके दिया जा सकता है आपको, तो आप वहाँ पे लिखिएगा। भाई ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कॉर्पस ल्यूटियम होगा तभी तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, तो जिसकी वजह से जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, तो तब इसका पीक जो है वो देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये वाला तो oogenesis वाला जो एक चार्ट था उसमें भी आप लोगों ने देखा, इसको इस डायग्राम में इसकी बात नहीं कर रही है, ये देखिए, इसको तो इसमें भी देखा आप लोगों ने, तो थोड़ा क्लियर करती हूँ, ये देखिए, इसमें भी देखा आप लोगों ने इसको, ये देखिए, यहाँ पे फॉलिकल का साइज क्या है, छोटा है बेचारा, देखिए मेरा ये कलर, यहाँ पे फॉलिकल का साइज क्या है, छोटा है। यहाँ पे इस ग्राफियन फॉलिकल का साइज क्या है, धीरे 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 आप बड़ा कर रहे हैं, यही तो किया है ना आपने, ऊपर वाले ग्राफ में किया या नहीं किया है ना। और फिर आपको क्या करना है, देखिए कितना अच्छा खासा, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ जो एक जगह खाली है इस तरीके से, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज दिस, ANT, यस, एंट्रम। हाँ वेरी गुड,
एंट्रम, ANTRUM, एंट्रम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एंट्रम हो गया। जितना अच्छा एंट्रम शो करेगा उसको उतना मैच्योर फॉलिकल माना जाता है। ये देखिए, ये देखिए क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये जो आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो सेगमेंट दिख रहा है, दैट इज ANTRUM, एंट्रम बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ये हाँ, ये एंट्रम है। ये जो है ना, ये पॉइंट, दैट इज एंट्रम, हम लोग इसको एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी सारी टर्मिनोलॉजी आपने, एंट्रम तो खैर आपने सीखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। LH सर्ज नहीं लिखिएगा, काम नहीं चलेगा। LH सर्ज मस्ट है यहाँ पे लिखना। ठीक है, ओवेरियन हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 10th क्लास का क्वेश्चन याद आया। मेंशन द नेम ऑफ 2 ओवेरियन हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेंशन द नेम ऑफ 2 पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, दीज आर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक है आपका LH, और इसका फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से करके समझना है। फिर है यहाँ पे हम लोगों के पास ये 14 डे के बाद ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये कई बच्चों को मैंने देखा है, यहाँ पे लिखते तो है जैसे मैंने आपको सिखाया है, फिर से ऐसे खिचड़ी बन गई, इसको हटा देती हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कई बच्चे जब लिखते हैं ना इसको, यूटेराइन वॉल इवेंट्स, यूटेराइन वॉल इवेंट्स, इसके ब्रैकेट में कई बच्चे डालते हैं एंडोमेट्रियम। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर को दिखे कि नहीं भाई आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, तो आप वहां पे एंडोमेट्रियम दिखा दीजिएगा, बाकी कोई लेयर हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। ये हमेशा सिर्फ क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी। ठीक है, तो आफ्टर रप्चर ऑफ ओवम, ठीक है, इट इज डिपोजिटेड ऑन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, आप लोग समराइज करके लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे है आफ्टर रप्चर ऑफ ovum, it is deposited on, जमा होता है, deposited on endometrium lining of uterus, lining of uterus. After rupture of ovum, it is deposited on endometrium lining of uterus. बात समझ आई? But when, तो ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दूंगी, in the absence of fertilization, in the absence of fertilization, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा तभी ये होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन हो ही गया फिर क्या दिक्कत है, फिर तो इम्प्लांटेशन वाला सारा स्टेज चलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एक नोट्स आप समझ लीजिए, इसको आपको सिस्टमेटिक वे में मेंस्ट्रुअल साइकिल को लिखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए मेरे से। हालांकि मैंने आपको ऐसा तैयार करवाया है ये चैप्टर, अभी तक आगे तो खैर होगा ही, कि कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो वो आपको इसमें बीट नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से किया आप लोग, क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट कर रहे हैं। प्रोलिफरेटिव फेज कब माना जाएगा, तो जब मेंसेस ओवर होगा और ओवुलेशन फेज के पहले का फेज। सिक्रीटरी फेज, द फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। क्या नाम है इसका, दूसरा नाम प्रेगनेंसी हार्मोन है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम यही करता है। 2 इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी हार्मोन कौन से हैं, और जब यहीं पे बात आती है ओवेरियन हार्मोन्स की, किसकी बात आती है, ओवेरियन हार्मोन्स की। ठीक है, तो ओवेरियन हार्मोन्स जो है यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके एस्ट्रोजन एंड, कई किताबों में एस्ट्रोजन में ई के पहले ओ लिखा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए हो गया ये। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं? यस मैम। यस मैम। ये हो गया, यहाँ तक लिख लिया सबने? यस मैम। चलिए इसको सेव कर देते हैं। साथ के साथ आंसर देते जाइएगा, आप लोगों को भी बात समझ आ जाएगी। लीव नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा और जो होगा मैं बता दूंगी आपको। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन MENARCHE menarche and menopause. Menarche is the first menstrual cycle of a female's life and menopause is the last menstrual cycle of a female's life. ठीक है, second question, what do you understand by LH surge? खूब पूछा जाता है ये। What do you understand by LH surge? ठीक है, LH surge is the phase of rapid secretion of luteinizing hormone. ठीक है, ये लिखना है आपको इसमें। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, नेम टू पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का जब नेम लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? LH and FSH। ठीक है, LH and FSH। हाँ। चौथा क्वेश्चन लिखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की सीरीज बताऊंगी थोड़ी सी, लीव नहीं कीजिएगा। क्वेश्चंस तो मैं लिख देती हूँ कि एक काम फिनिश हो जाए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन। बहुत अच्छे से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्राफ। वो साइकिल भी बनाना है जो समझाया है मैंने आपको, ग्राफ भी बनाना है। भले एग्जाम में जाइए तो सिर्फ ग्राफ बना के आइएगा, लेकिन वो साइकिल जो है उसको प्रैक्टिस में रखेंगे हमेशा। वो भी बहुत अच्छा साइकिल है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द डेज ऑफ ल्यूटियल फेज। क्या होगा आंसर इसका? 8 to 12। ल्यूटियल फेज पूछ रही हूँ। मेंशन द डेज ऑफ 15 to 28। हाँ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन लिखिए, which layer of uterus deposits broken or ruptured ovum? अब क्या हो जाएगा आंसर? एंडोमेट्रियम। हाँ, एंडोमेट्रियम। हाँ। सेवेंथ क्वेश्चन लिखिए,
What is the ploidy of ovum? अब क्या हो जाएगा? Haploid. Haploid. Diploid. हाँ ठीक है, हैप्लॉइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए। Represent the graph of सिर्फ आपको किसका बनाना है? प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग, चुपचाप क्या करना है, 14 तक उसको स्ट्रेट लाइन लेके आना और बाद में बना देना है, ठीक है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये हो गया। चलिए 9th लिखिए। Which phase of menstrual cycle causes growing follicles? Proliferative phase. हाँ ठीक है। 10th क्वेश्चन लिखिए। What do you understand by the term secretory phase during menstrual cycle? हो गया ये? सुनने में लगता है कि मेंसेस वाला फेज होगा, जबकि वो नहीं है ये। यहाँ तक हो जाए बताइए मुझे, फिर मुझे आपको थोड़ा सा सीरीज जो है ना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करा सकूं। स्पर्मेटोजेनेसिस की सीरीज बतानी है बस मुझे। हो गया मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैम, हाँ बोलिए। मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, अभी कनेक्ट हुआ। फिर से बोलिएगा। मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, जो ये रिकॉर्डिंग डलेगी ना उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस की सीरीज बता देती हूँ। मेरा भी नेटवर्क एरर है, बट चलिए काफी बच्चों को सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इधर बारिश हुआ, इधर नेटवर्क पता नहीं। हाँ इधर भी है, मौसम खराब, उस वजह से है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कराऊंगी, सुन लीजिए। देखिए ये जो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें बस मैं आपको एक सीरीज याद कराऊंगी। उस सीरीज को आपको दिमाग में रखना है और हमेशा के लिए आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी सी चीज दिमाग में रखनी है। देखिए पहले ये डिवीजन जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी आपसे, ठीक है? आप अपनी कॉपी में सेम ऐसी एरो देके सीरीज लिखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 स्पर्मेटोगोनिया,
नंबर 1 लिखिए स्पर्मेटोगोनिया, नंबर 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, नंबर 3 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, नंबर 4 स्पर्मेटिड्स एंड नंबर 5 इज स्पर्मेटोजोआ। यही सीरीज आपको याद रखनी है, ये जिंदगी भर काम देगा। अगर इतना आपको याद है तो आप समझ जाइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोटिक डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, हर एक बच्चे को याद है, इसकी प्लॉइडी 2n है, याद आया? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया? 2n है, सबको याद 2n. है ना? ये मैंने Yes. आपको याद करा के रखा हुआ है, ये 1 थोड़ा बड़ा सा हो जाता, इसको 1। प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया क्या है? 2n, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की भी प्लॉइडी 2n आएगी। और अब जो है वो डिवीजन चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो डिवीजन चेंज हो रहा है उसमें पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जो 46 था, अब क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे इसने 23 कर दिया, 23 का मतलब है हैप्लॉइड, और यहाँ पे इसने जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या कर दिया? 23। 23 का मतलब स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ मतलब ये जो स्पर्म्स हैं ये तो हैप्लॉइड है ही है, ठीक है। क्वेश्चन फटाफट सुनिए, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया? आंसर दीजिए। Diploid. डिप्लॉइड, हाँ ठीक है, वेरी गुड। Which division is responsible for formation of spermatogonia into primary spermatocyte? Mitosis division. हाँ ठीक है, वेरी गुड। Which type of division is responsible for formation of primary spermatocytes into secondary spermatocytes? Meiotic division. Meiotic division. लेकिन वहां आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट First म्यूटेट। meiotic. हाँ ठीक है। Mention the ploidy of spermatids. Haploid. Haploid. What do you understand by the term differentiation during spermatogenesis? ध्यान से सुनिए। The transformation of spermatids into spermatozoa is known as differentiation. हिंदी में अगर मैं बोलूं, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होने को हम लोग उसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। How many mitotic divisions takes place during spermatogenesis? 1, ठीक है। अगर एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है तो एक स्पर्मेटोगोनिया फाइनली जाके क्या करता है? 1 2 3 4 4 स्पर्मेटोजोआ बनाता है। 100 कितना बनाएगा? 400 बनाएगा। तो ये मैंने आपको एक सीरीज बताई है, और यही जो सीरीज है ना वो इसके डायग्राम में भी चलेगा। इसके डायग्राम में जाने के साथ साथ बहुत जगहों पे ना आपने बैठे बैठे इससे 10 क्वेश्चंस किए। अभी छोटा सा एक डायग्राम है, मैं इसको क्लियर कर दूं। ये देखिए, आपने अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने कोई बहुत स्पेशल आपको नहीं सिखाया, बट फिर भी बैठे बैठे आप 10 क्वेश्चन सीख चुके। कैसे? स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है? 2n, पहला क्वेश्चन। स्पर्मेटोजोआ की प्लॉइडी क्या है? n हैप्लॉइड, दूसरा क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन का मतलब आप क्या समझते हैं? स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होने को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए कौन सा डिवीजन लगता है? फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन। सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स में सेकेंड म्यूटेट डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनता है? बच्चा मियोसिस में टिक करके आता है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा यहाँ भी फीटल लाइफ में टिक मार के आ जाए, प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की सीरीज बताई है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यही आपने एक चार्ट देखा था जिसमें वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ये कितना सीधा सिंपल सा है ना? कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं, ना कोई फेज अरेस्ट हो रहा है oogenesis की तरह, ना कहीं कोई दिक्कत है, ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बहुत सिंपल और बहुत मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फेनोमेना है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं आपको बोल रही थी कि इसको हम लोग बहुत इजीली यहाँ पे समझते हैं और करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को